अपने क्या है कि कल यहां तक देखा था, जो राजस्थान के प्रमुख शासक है इनकी हमने चर्चा की है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है 1857 की क्रांति। अब देखिए राजस्थान की जो 1857 की क्रांति पे हमने बात की है पहले कल इंडिया वाली पे। यहां अपने को ये ध्यान रखना है कि राजस्थान की है एक तो सैनिक छावनियों के बारे में हमें ध्यान रखना है। सैनिक छावनियां हमारी कितनी है, कितनी इस समय टोटल सैनिक छावनियां है वो 6 है, हम सभी को पता है। इसके साथ सेकंड की सैनिक छावनियों में कौन सी में विद्रोह हुआ, कौन सी में नहीं हुआ, कौन सी किस जिले में, कौन सी किस जिले में है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके साथ में हमें एक ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले विद्रोह कहां होता है, सबसे पहले विद्रोह है ये कहां होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां क्या कि दूसरा क्या कि जन विद्रोह के केंद्र। अब जन विद्रोह के जब भी केंद्र आएगा तो इसमें सर्व प्रमुख क्या है, कोटा है। कोटा के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में अन्य तथ्य। अब अन्य तथ्य में आप क्या पढ़ेंगे कि राजस्थान में एक तो इस क्रांति में अमरचंद बांटिया को पढ़ना है, अमरचंद बांटिया। इसके अलावा हमारे यहाँ की कुछ शासक है जैसे सरदार सिंह, कहां का शासक है, बीकानेर का। भगवंत सिंह कहां का शासक है, धौलपुर का। और महाराणा स्वरूप सिंह, इन्होंने सहायता दी है अंग्रेजों को सबसे पहले। ये कहां के शासक है, ये मेवाड़ के शासक है। राम सिंह तन मन धन से सहायता की है, जयपुर की राम सिंह सेकंड है। राम सिंह कोटा के भी थे जिनकी तोपों की सलामी कम की गई थी। मदन सिंह करौली के हैं। ये जो व्यक्ति हैं इनके बारे में जरूर पढ़ना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो सैनिक छावनियां, जन विद्रोह का केंद्र कोटा और अन्य तथ्यों में इन व्यक्तियों के बारे में आप जानकारी रखें। इसके बाद में राजनीतिक जागृति। अब देखिए ये टॉपिक है, ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा हमें क्या है असमंजस पैदा करता है हमारे में कि राजनीतिक जागृति है क्या चीज। अब ये टॉपिक में आप देखें कि नंबर 1 आपको संस्थाएं पढ़नी है। संस्थाएं कौन सी, राजस्थान सेवा संघ, मध्य राजपूताना सभा, ये दो तो सर्व प्रमुख संस्थाएं हैं इसमें, क्या कि राजस्थान सेवा संघ और राजस्थान सेवा संघ के साथ में कौन सी, मध्य राजपूताना सभा। इसके अलावा आप देखेंगे ये दो प्रमुख है। इसके अलावा आप देखेंगे अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद, लोक राज्य परिषद, अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद है। इसके बारे में क्योंकि प्रजामंडल में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, तो एक तो हमें संस्थाओं के बारे में यहां ध्यान रखना है जो मुख्यतः काम करती है। एक जैसे इसमें वाल्टर कर्त राजपूत हितकारिणी सभा है, ये वाल्टर ने स्थापित की है इसलिए इसको वाल्टर कृत कहते हैं। इसने सामाजिक सुधार के लिए कार्य किया। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा, ये अपने ध्यान रखेंगे। तो पहला टॉपिक राजनीतिक जागृति में हमें संस्थाएं पढ़नी है, जो प्रमुख है वो मैंने आपको लिख दी है, प्रमुख है वो मैंने आपको लिख दी है। और इसके बाद में हमें क्या देखने हैं, व्यक्ति, व्यक्ति देखना है कि व्यक्ति है राजनीतिक जागृति में। व्यक्ति से पहले आप एक चीज और नोट कर लें कि समाचार पत्र, राजनीतिक जागृति का काम कौन करते हैं, समाचार पत्र और पत्रिकाएं करते हैं। जैसे ये समाचार पत्र राजस्थान सेवा संघ का कौन सा समाचार पत्र है, बता देंगे। राजस्थान सेवा संघ ने कौन सा समाचार पत्र किया था, हाँ जी,
कोई आइडिया नहीं है? राजस्थान केसरी सबसे पहले वृद्धा से प्रकाशित होता है। फिर कौन सा होता है? तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान एक और है। फिर होता है नवीन राजस्थान, क्योंकि राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय है वो वर्धा से अजमेर स्थानांतरित होता है, तो नवीन राजस्थान बनता है। नवीन राजस्थान पे प्रतिबंध लगता है, लगते ही नवीन राजस्थान का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है? तरुण राजस्थान कर दिया जाता है। तो ये 3 समाचार पत्र तो किसके हैं? राजस्थान सेवा संघ के, जो राजस्थान केसरी, राजस्थान, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। इसके अलावा जैसे हमने कल बात की थी, सॉरी अपने बात नहीं की है, दूसरी क्लास में की थी, वो थी कि सजन कीर्ति सुधाकर है, ये बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहला हमारा साप्ताहिक समाचार पत्र उदयपुर से प्रकाशित होता है, महाराणा सजन सिंह के काल में होता है ना, तो सजन कीर्ति सुधाकर है। इसके अलावा आगी बाण पत्रिका है, किसकी? जयनारायण व्यास की। पीप पत्रिका है अंग्रेजी, किसकी? जयनारायण व्यास की, है ना। और अखंड भारत समाचार पत्र है जयनारायण व्यास का। तो ये क्या कि ब्यावर हमारा मुख्य स्थल था समाचार पत्रों का, मुख्य केंद्र जागृति का था समाचार पत्रों के मामले में, ब्यावर था, यहाँ से बहुत से प्रकाशित होते थे। तो समाचार पत्र जो है इनके बारे में हमें जानकारी रखनी है। और तीसरा पॉइंट यहाँ से बनेगा, वो बनेगा प्रमुख व्यक्तित्व, यानी प्रमुख व्यक्तित्व या इसकी जगह मैं कह दूं प्रमुख क्रांतिकारी। जो हमारे राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी है, जैसे अमरचंद बांटिया को हमने यहाँ पढ़ा है, ये क्रांतिकारी है एक तरीके से। अमरचंद बांटिया है, जयनारायण व्यास है, माणिक्यलाल वर्मा है, गोकुल भाई भट्ट है, अर्जुन लाल सेठी है, रामनारायण चौधरी है, जमनालाल बजाज है, कुछ एक प्रमुख क्रांतिकारी हैं। ये क्रांतिकारी हमें पढ़ने हैं, क्योंकि इन्होंने, जैसे नैनूराम शर्मा हाड़ौती क्षेत्र में, इन्होंने जन जागृति का काम किया। तो ये वाले क्रांतिकारी है, इन्हें आप अच्छे से पढ़ें। प्रजामंडल आंदोलन, अब देखिए प्रजामंडल आंदोलन है, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन रहते हैं। प्रजामंडल आंदोलन में कुल 3 तरह के क्वेश्चन रहते हैं, और ये 3 तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं इनकी हम बात करें तो प्रजामंडल आंदोलन में सबसे पहले तो आपको एक सारणी पता होनी चाहिए, जिसमें प्रजामंडल की स्थापना का वर्ष और संस्थापक, संस्थापक के साथ में अगर पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, अगर वो अलग है संस्थापक से, तो उनके बारे में हमें ध्यान रखना है। यानी राजस्थान में कितने प्रजामंडल है? कितने प्रजामंडल है राजस्थान में? 20 है टोटल। 20 प्रजामंडल थे राजस्थान में, और इन 20 प्रजामंडलों की स्थापना होती है। इसकी स्थापना किस वर्ष होती है, इसके संस्थापक कौन है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? एक सारणी आपके पास होनी चाहिए 20 की 20। और 20 की 20 में भी आपको क्या याद रखना है कि 1931 का वर्ष 2 प्रजामंडल स्थापित होते हैं, बूंदी जयपुर। 1934 हाड़ौती मारवाड़। 1936 धौलपुर, 38 भी माना जाता है धौलपुर को, धौलपुर और ये अपने बीकानेर। 38 में सबसे अधिक प्रजामंडल, 39 में 3 प्रजामंडल, 42 में, 44 में, 45 में सबसे बाद में झालावाड़, 46 में। ठीक है, तो ये हर एक वर्ष के हिसाब से याद रखने कि किस वर्ष में कितने हुए, कौन कौन से हुए, अपने आप याद हो जाएंगे जी तरीके से। तो ये एक सारणी आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहला काम। दूसरा क्या कि हमारे यहाँ ट्रेंड है कि मूल रियासत से बाहर, मूल रियासत में जो प्रजामंडल स्थापित नहीं हुए, मूल रियासत से बाहर हुए, उनसे संबंधित बहुत अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे ज्यादा इससे आने हैं, सब 3 क्वेश्चन बनते हैं, पर यही बार बार रिवाइज होते हैं। अब मूल रियासत से बाहर कितने प्रजामंडल स्थापित हुए? 1 2 3 4 3.5। हाँ जी, 3.5। 3.5 कैसे हो सकते हैं? देखो, एक तो बीकानेर है, ये कलकत्ता में स्थापित होता है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है फर्स्ट पेपर में। ठीक है, इसके बाद में भरतपुर है, रेवाड़ी में स्थापित होता है। जैसलमेर है, जोधपुर में स्थापित होता है, मूल रियासत में नहीं है, बाहर जाके जोधपुर में स्थापित होता है। सिरोही है, सिरोही आधा है। आधा क्यों है? क्योंकि सिरोही जो प्रजामंडल है, इस सिरोही की स्थापना का जो प्रयास है, ये स्थापना का प्रयास किया गया था बंबई में 1934, पर वहां ये स्थापित नहीं हो सका। वृद्धि शंकर नाम के एक नेता थे, उनके साथ कुछ युवक थे, उन्होंने प्रयास किया पर वो असफल रहा।
बाद में गोकुल भाई भट्ट 1939 में इसको सिरोही में स्थापित करते हैं। तो सिरोही का प्रयास हो चुका था पर असफल रहा था, बाकी में सफल प्रयास रहा था। तो ये मूल रियासत से जो बाहर होते हैं वो। इसके बाद में तीसरा जो इसका क्वेश्चन बनता है वो बनता है, तीसरा हम कहें तो प्रमुख घटनाएं। अब देखिए फिक्स घटनाएं हैं, आपको क्या कि कभी भी आप याद करें ना, थोड़ा सा राजस्थान में घूमे। राजस्थान में घूमने का मतलब नहीं है कि आप भ्रमण के लिए चले जाए, है ना, आपको मैप पता होना चाहिए, 33 जिले पता होने चाहिए यहाँ है। अब आपने सड़क शुरू करना है प्रजामंडल, आप अपने यहाँ से स्टार्ट कर दो कि हम कहाँ हैं, बीकानेर में, तो बीकानेर प्रजामंडल। अब बीकानेर में कोई प्रमुख घटना हुई है, बीकानेर में दूधवा खारा, हालांकि किसान आंदोलन से संबंधित भी आएगा वो, दूधवा खारा आंदोलन हुआ है, कागड़ घटना हुई है, बीरबल शहीद हुआ है और बीकानेर षड्यंत्र अभियोग आया है। बस ये अलग अलग आपको पता होना चाहिए, हाँ ये इनमें क्या है, कब हुई है, ये घटनाएं हमें पता होनी चाहिए अलग अलग, जब अपने को पता होगी। बीकानेर से हम निकलते हैं, बीकानेर के पड़ोस में आता है जोधपुर। जोधपुर में कृष्णा दिवस मनाया गया है, ये क्वेश्चन आया है कि कृष्णा दिवस किसमें, बीरबल दिवस हमारे यहाँ भी मनाया गया, बीकानेर में शहीद हुए हैं बीरबल, उनकी स्मृति में कृष्णा दिवस वहां मनाया गया है। जोधपुर में प्रमुख घटना होती है वो होती है डाबड़ा कांड, सबसे प्रमुख, सबसे अधिक पूछी गई अब तक की। इसके अलावा चंदावल घटना, जिसका काल ही क्रम में सेट करने के लिए पूछा गया था, 1942 में हुई थी। और इसके अलावा देखिए डाबड़ा कांड के बाद में हमारे शहीद हुए हैं बाल मुकुंद बिस्सा, जिनको राजस्थान का क्या कहते हैं, जतिन दास कहते हैं, राजस्थान का जतिन दास, क्योंकि भूख हड़ताल करने के कारण क्या हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी जेल में, ऐसे ही जतिन दास की हुई थी। आपको क्या पता है कि आज तक सबसे अधिक किस व्यक्ति की अंत्येष्टि में यानी अंतिम यात्रा में लोग सम्मिलित हुए थे, जतिन दास के हुए। जतिन दास भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं, बंगाल के थे, लाहौर जेल में बंद थे और जेल में उन्होंने जेल की अव्यवस्थाओं के विरुद्ध क्या की थी, भूख हड़ताल, 64 दिन भूख हड़ताल पे रहे, उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका जो शव है वो ट्रेन से लाहौर से कलकत्ता ले जाया गया, बंगाल के थे वो। अब रेलवे स्टेशन पर उनके शव को लेने के लिए 6.5 लाख लोग आए थे और 6.5 लाख लोग उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए थे। अब तक किसी भी व्यक्ति के सर्वाधिक अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति हैं। इसके बाद में अब्दुल कलाम आजाद के सम्मिलित हुए हैं 3.5 लाख 2015 में, सर्वाधिक सम्मिलित होने वाले व्यक्ति हैं। तो उनकी परिस्थितियों, भूख हड़ताल की अव्यवस्थाओं के विरुद्ध बाल मुकुंद बिस्सा ने क्या की, भूख हड़ताल की, जेल की अव्यवस्थाओं के विरुद्ध, इसलिए उसको राजस्थान का क्या कह देते हैं, जतिन दास। तो वो बाल मुकुंद बिस्सा का अपने को ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पता होना चाहिए, जोधपुर में डाबड़ा कांड आना ही चाहिए, बाल मुकुंद बिस्सा का पूरा पता होना चाहिए, ये दो तो पता हो ही हो, इसके अलावा कुछ और ना हो, क्योंकि इसमें स्थापना, संस्थापक, पहले अध्यक्ष, ये तो पहले पढ़ लिए हमने, ये 3 क्वेश्चन तो रहेंगे। इसके अलावा ये घटना है। अब जैसलमेर में जब जाते हैं, जैसलमेर में वन एंड ओनली एक ही नाम आता है, कौन, सागरमल गोपा। अब सागरमल गोपा को पूरा अच्छी तरह से पढ़ देना है, किस तरह से उनकी हत्या की गई, किस तरह से वो पहले, उनकी रचनाएं कौन सी है, किस तरह से क्रांतिकारी विचार थे, यहाँ से निर्वासित होने के बाद कहाँ रहे, उनकी पुस्तकें उन्होंने कहाँ लिखी, ये बातें हमें इनके बारे में पूरी पता होनी चाहिए। इसके बाद में जैसलमेर के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे सिरोही प्रजामंडल है। सिरोही प्रजामंडल में प्रमुख व्यक्ति तभी ध्यान रखना है, घटना कोई नहीं हुई है, गोकुल भाई भट्ट है, राजस्थान के गांधी कहलाते हैं, उनको यहाँ प्रमुख क्रांतिकारियों में, प्रमुख व्यक्तित्व में पढ़ देना है। इसके बाद में घटना होती है वो उदयपुर। उदयपुर में आपको माणिक्यलाल वर्मा पढ़ना है, माणिक्यलाल वर्मा के साथ नारायणी देवी वर्मा पढ़नी है। कौन है नारायणी देवी वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। एक बार उनका क्वेश्चन आया कि 6 माह के पुत्र को, 6 माह का पुत्र था इनका दीनबंधु, जिसको लेकर वो जेल में गई, वो कौन था, तो वो महिला कौन थी, नारायणी देवी थी, और माणिक्यलाल वर्मा का पुत्र था दीनबंधु, 6 माह का ही था वो, तभी नारायणी देवी वर्मा जेल में जाती है उसको लेके। राजस्थान में सबसे पहले जेल में जाने वाली महिला कौन है, हाँ जी, क्वेश्चन आया है सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हर हाल में पढ़ो, प्रीवियस ईयर्स नहीं पढ़ोगे ये मान लो कि आप 50% असफल है पहले से ही। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पहला रामबाण है सफल होने का, स्टार्टिंग ही वहीं से होनी चाहिए, क्योंकि आपको 50% क्वेश्चन एज इट इज
ऑप्शन सहित, बिना ऑप्शन चेंज के मिलेंगे। प्रीवियस ईयर्स का मतलब ये नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रजामंडल आंदोलन। अब प्रजामंडल आंदोलन किसका पढ़ रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट का पढ़ रहे हैं, ग्रेड सेकंड का पढ़ रहे हैं, ग्रेड थर्ड का। तो ये नहीं है कि ग्रेड फर्स्ट में कैसे क्वेश्चन आए, नहीं, प्रजामंडल आंदोलन के अब तक कितने क्वेश्चन आए हैं, कैसे आए हैं, सारे, क्योंकि आजकल बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, पता है ना सभी को, इसने ले रखी है प्रीवियस ईयर्स की। हाँ, बेस्ट है, 19वां संस्करण है, भाग 1 और भाग 2 है, सर्वोत्तम बुक है ये दिखा दो भले सभी को। इसमें से आपको जरूर पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है इसको, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या दी गई है। पिछले 25 से 30 साल में जितने भी प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल में आए हो, चाहे आरएएस में आए हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हो, सारे एक जगह मिलेंगे आपको, और नीचे व्याख्या भी मिलेगी, तो ये जरूर पढ़ें। तो ये प्रमुख घटनाएं इस तरह से। अब डूंगरपुर की बात करते हैं। रास्तापाल कांड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुनावाड़ा कांड थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है, पर थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा डूंगरपुर में। धौलपुर में तसीमो कांड, और भरतपुर का रमेश स्वामी का शहीद होना, बेगार विरोधी आंदोलन। ठीक है, तो एक है कि कुछ एक घटनाएं हमें पहले से पता होती है। अपने जयपुर में आते हैं, तो जयपुर में क्या कि एक समझौता होता है, कौन सा, जेंटलमैन एग्रीमेंट, अपने को पता होना चाहिए। आजाद मोर्चा का गठन हुआ है, वो हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, हम हर चीज का पता रहता है कि क्वेश्चन प्रजामंडल में आएगा तो इन जगह से उठ के आएगा। अब प्रजामंडल वैसे आप पढ़ने लगोगे ना, तो आपको डेट वाइज सब कुछ की, इस तारीख को ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, इतना होगा कि एक मेवाड़ प्रजामंडल को पूरा करते करते 2 दिन लग जाएंगे आपको। आपको केवल क्या है कि स्मार्ट प्लान बनाना है, या ये क्लास लेने का मेरा उद्देश्य ही ये है कि आप प्रॉपर उस चीज को टच कर पाए जहां से क्वेश्चन आने। और अपने क्या है कि कोई भी टॉपिक करें ना, उस टॉपिक को 1.5 घंटे में खत्म करते जाएं आप, है ना। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रजामंडल आंदोलन में ये 3 तरह की बातें आएगी। इसके बाद में किसान और जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन राजस्थान में 3 ही है। एक मीणाओं का आंदोलन है, एक गुरु गोविंद गिरी का आंदोलन है, एक मोतीलाल तेजावत का आंदोलन है। ठीक है, इन 3 को विशेषकर आप पढ़े, इनसे क्वेश्चन आएंगे। अब क्या आएंगे कि मीणा है, मीणा में तो जराइम पैसा कानून नंबर 1, मीणा क्षेत्रीय सभा कब स्थापित होती है 2, मीणाओं का महासम्मेलन कब स्थापित होता है 3, और मीणा के बच्चों और महिलाओं को जब प्रतिदिन जेल में उपस्थिति से क्या की छूट दी गई थी, तो उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। कब मनाया और कहां मनाया, और जराइम पैसा कानून कानून है वो कहां कब समाप्त हुआ, आजादी के बाद होता है 52 में, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है मीणाओं में। गुरु गोविंद गिरी है, गुरु गोविंद गिरी का पूरा इतिहास ध्यान रखना है, कहां जन्म हुआ, कब हुआ, किस परिवार में हुआ, इनके गुरु कौन थे। गुरु गोविंद गिरी के गुरु कौन है, समाज से, ये एक संत थे, और संत ने जब समाज सेवा के लिए आने का निर्णय लिया, तो वो किसके विचारों से प्रभावित होकर लिया। क्वेश्चन आया हुआ एक बार। महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य थे, इनके गुरु कौन थे, महर्षि दयानंद सरस्वती है, इनके गुरु थे गुरु गोविंद गिरी के। भगत आंदोलन चलाया है इन्होंने सुरजी भगत के साथ मिलकर। संत सभा की स्थापना की है, सिरोही में की है। इनका कार्यक्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा रहता है। सारे काम डूंगरपुर बांसवाड़ा और गुजरात में होते हैं लगे हुए बाग से, पर एक संत सभा की 1883 में सिरोही में स्थापना करते हैं। और इसके बाद में इनका मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ धाम हत्याकांड होता है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है, अपने को पता ही है। इसी संत सभा का वो कार्यक्रम था 17 नवंबर 1913 को। जनजातीय में तीसरा आंदोलन रहता है मोतीलाल तेजावत का, एक ही आंदोलन जिसको हम भोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। आंदोलन कब प्रारंभ हुआ और कहां से हुआ, कहां से हुआ ये महत्वपूर्ण है, कहां से होता है। एक ही आंदोलन प्रारंभ कहां से होता है, चित्तौड़गढ़ रासमी। रासमी में एक जगह है प्रॉपर, वो मातृकुंडिया। मातृकुंडिया से राजस्थान में 2 किसान आंदोलन प्रारंभ होते हैं। एक तो चित्तौड़गढ़ का जाट आंदोलन, जो राजस्थान का पहला आंदोलन था, ये पूछा जाता है, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, अपने दिमाग में फिट होता है बिजोलिया, उसको थोड़ा निकाल देना। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन जाट किसान आंदोलन, या उसको कहते हैं चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन, वो था 1880 में हुआ, मातृकुंडिया से प्रारंभ होता है।
और एक ही आंदोलन 1921 में मोतीलाल तेजावत का प्रारंभ होता है, कहां से? मातृकुंडिया से। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, राजस्थान का हरिद्वार उसका उपनाम है, ठीक है। तो इसी आंदोलन, एक ही आंदोलन को भूमठ भील आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि ये भूमठ क्षेत्र के बिलों में चला है। और इसमें इन्होंने एक 21 सूत्री मांग पत्र दिया था, जिसको मेवाड़ की पुकार कहा गया। पहले मोतीलाल तेजावत खुद जालोर जागीर में के कामदार के पद पे काम करते थे, राजवंश के अधीन काम करते थे, और उस कामदार का काम ही आदिवासियों का शोषण करना होता था। तो ये खुद शोषण करते थे, यानी करना पड़ता था इनको। जब इन्होंने ये देखा तब ये नौकरी छोड़कर उन्होंने उनके लिए काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में किसान आंदोलन। अब देखिए किसान आंदोलन में क्या है कि बिजोलिया, बेंगू, ये दो प्रमुख किसान आंदोलन है जिससे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर चित्तौड़गढ़ वाला ध्यान रखना है, पहला है 1880 में, मातृकुंडिया से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसका तो इतने 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं बिजोलिया के, वो हम सभी पढ़ चुके होते हैं, उसको पूरा पढ़ना है, बिजोलिया में कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। बेंगू, विजय सिंह पथिक को किस आंदोलन के कारण सजा हुई थी? विजय सिंह पथिक को सजा हुई है, जेल जाना पड़ा है, किस आंदोलन के कारण जाना पड़ा है? अजी, बेंगू के कारण जाना पड़ा है। बेंगू से उनका डायरेक्ट सीधा कोई संबंध नहीं था, सीधा कोई संबंध नहीं था, फिर भी उनको क्या है, बेंगू के कारण जाना पड़ा, भूमिगत रहकर वो कर रहे थे, जबकि वो सीधा संबंध उनका किनसे है? बिजोलिया से। अब देखिए बिजोलिया को जब भी आप याद करो ना, तो 3 भागों में उसको बांट लेना, 3 भाग, 3 भागों में 3 तो उसके नेतृत्व करता है और 3 ही जागीरदार है। तो कब कौन सी घटना होती है, तो किस जागीरदार के टाइम? तो बिजोलिया का जो हम एक नेता मानेंगे, तो एक नेता किसको मानते हैं? विजय सिंह पथिक को। पर यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखनी है, कभी क्वेश्चन आएगा, अभी तक नहीं आया है, कि ऐसा कौन सा नेता था बिजोलिया का, ने तो उसने आंदोलन को प्रारंभ किया और नहीं खत्म किया, तो वो विजय सिंह पथिक ही है। 1916 में आते हैं आंदोलन में, 1927 में चले जाते हैं। 1897 में आंदोलन शुरू हुआ है, 1941 तक चला है। नैन तो क्या है कि वो स्टार्ट करने वाले हैं, नए खत्म करने वाले हैं, फिर भी वो क्या है कि प्रमुख नेता है। अगर कोई भी एक उत्तर देना हो कि उसका नेता कौन था, तो क्या नेता होगा हमारा? विजय सिंह पथिक। इसलिए होगा क्योंकि विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को व्यवस्थित रूप दिया, पूरे भारत में चर्चा का विषय बनाया और सही तरीके से आगे इसको बढ़ाया, ताकि हर जगह इसकी बात होने लगी थी। इसके नेतृत्वकर्ता पहले थे साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, स्वामी ब्रह्मदेव। 1897 से 1916 तक, 1916 से 1927 तक एक ही थे, विजय सिंह पथिक। 1927 से 1941 तक जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, और ये अजमेर के जो क्या रहे थे, हरिबाबू उपाध्याय, जो अजमेर के क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री, एकमात्र मुख्यमंत्री रहे हैं, ये लोग रहे हैं। जागीरदार पहले कृष्ण सिंह है, कब? 1897 से 1906 तक। फिर पृथ्वी सिंह बनता है 1906 से 1914 तक। 1914 से 1941 तक केसरी सिंह है। तो ये जागीरदार भी 3 इसमें रहते हैं। इसके बाद में बेंगू पर ध्यान रखना है। बेंगू के बाद में छोटी छोटी घटनाएं होती है, जैसे बूंदी है, मारवाड़ है, इनमें कोई व्यवस्थित आंदोलन नहीं होता है। दूधवा खा रहा है। शेखावाटी के क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। शेखावाटी किसान आंदोलन के जैसी है, पूरा कांड है, आपको कुंदन कांड है, कटरा ताल सम्मेलन है, जाट महायज्ञ है, ये 4 महत्वपूर्ण फैक्ट रहते हैं वहां के सिक्कर अथवा उसके शेखावाटी किसान आंदोलन के। बाद में एकमात्र आंदोलन है वो जिसका नाम परिवर्तन होता है। स्टार्टिंग में वो सिक्कर के नाम से शुरू होता है, बाद में क्या है कि नरोत्तम लाल जोशी जो जकात आंदोलन चला रहे थे झुंझुनू में, वो भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। वो झुंझुनू और चूरू में भी फैल जाता है, तो शेखावाटी उसका नाम हो जाता है। नरोत्तम लाल जोशी का नाम सुना है क्या? कौन थे? हाँ, विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। विधानसभा के क्या थे? पहले अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। इन्होंने झुंझुनू में जकात आंदोलन चलाया था और वो इस आंदोलन में सम्मिलित रहे थे। इसके बाद में और किसान आंदोलन में बस यही महत्वपूर्ण रहेंगे। दूधवा खारा की हमने बात कर ली, शेखावाटी वाला, बूंदी वाला, ये सेकंड नंबर पे आते हैं सारे। फर्स्ट नंबर पे आप बिजोलिया और बेंगू को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान का एकीकरण।
अब देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है कि हम बहुत बार पढ़ चुके होते हैं, है ना। और इसमें क्या है कि थोड़ा सा आप अगर समय के साथ अपडेट होंगे, हाल ही के प्रश्नों को देखेंगे तो थोड़ा परिवर्तन हो रहा है क्वेश्चन कुछ। पहले क्या है कि इसके 7 क्वेश्चन थे फिक्स, क्या कि कितने चरणों में हुआ, तो चरण का नाम, गठन दिनांक, सम्मिलित रियासतें, राजधानी, राज्य प्रमुख, प्रधानमंत्री, उद्घाटन करता, ठीक है। 7 क्वेश्चन इन्हीं में से आता था एक। अब ऐसा नहीं है। अब आपको एक तो ध्यान रखनी है कि रियासतें कितनी थी, कौन कौन सी घटनाएं हुई वहां। 4 समितियां बनी है, पाटिल समिति बनी है, सत्यनारायण राव समिति बनी है, शंकरदेव समिति बनी है, और राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग बना है। कितने कितने सदस्य थे, कौन सदस्य थे, ये भी ध्यान रखना है। ये सदस्यों का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सभी में 3 थे, ये तुक्का मार देना भले आप एकीकरण में, सभी में 3 थे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कि जैसे मत्स्य संघ बना तो इसकी आय कितनी थी टोटल, और टोटल जनसंख्या कितनी थी किसकी, मत्स्य संघ की। इस तरह से ही पूछा जाता है। तो इस तरह से क्या है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है क्वेश्चन का। जो पहले आते थे ना 7, वो नहीं आते, वो कभी कभार आते हैं। तो कभी कभार आते हैं तो कभी कभार वाले वो सारे सही करेंगे। देखिए क्वेश्चन की प्रकृति होती है ना, वो क्वेश्चन की प्रकृति इस तरह की रहती है कि क्वेश्चन हमारे पेपर में 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन कि मत्स्य संघ पहले चरण में राजस्थान के एकीकरण में क्या नाम रखा गया, क्या रखा गया, सभी को पता होगा। अब ये क्या है कि हम सारे लोग सही करते हैं, पर गलत भी करेगा इसको कोई ना कोई। कौन करेगा, जो ज्यादा जल्दबाजी दिखाएगा, लापरवाही के कारण गलती होगी। ऐसा नहीं है कि आता नहीं है उसको, आता ये 100% को होगा। इजी क्वेश्चन कोई भी गलत करता है लापरवाही के कारण करता है, और उसका नुकसान सबसे अधिक उठाना पड़ता है। ध्यान रखें, कठिन क्वेश्चन गलत करते हैं नुकसान नहीं होता। सोचा क्या कभी आपने कि कठिन, देखिए क्वेश्चन की बात करता हूं पहले मैं, ये इस पोर्शन पे अब आएंगे आगे, आगे वाले धार्मिक पे। जैसे क्वेश्चन क्या होंगे, क्वेश्चन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। आप हमेशा ही पेपर अटेम्प्ट करते समय इन चीजों पर गौर करें। एक आसान प्रश्न, एक औसत, जो ना कठिन होते ना आसान, एक होते हैं कठिन। अब देखिए आसान प्रश्न है, ये आपको क्या है कि लगभग 20% तक मिलते हैं। लगभग कोई भी पेपर है ना, 20% क्वेश्चन आसान होंगे। चाहे आप नाम ही पढ़ के जाओगे ना तो आप करोगे उसको, ठीक है। इनमें अगर क्या है कि हम गलती करते हैं, इनमें क्या करते हैं, अगर हम गलती करते हैं, इसको गलत करते हैं, सबसे अधिक नुकसान होता है। हम क्या है कि हजारों विद्यार्थियों से पीछे हो जाते हैं। हमारी जो साथ में बैठे हैं इन हजारों विद्यार्थियों से हम क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाते हैं जब एक आसान क्वेश्चन गलत करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं करता। और हम क्या कि बराबर चल रहे थे और एकदम बैक मार गए। तो हमेशा ही कभी भी लापरवाही नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। सेकंड आता है औसत। ये आपको क्या है कि औसत वाले क्वेश्चन है, ये 60 से 70% तक आपको मिलते हैं, जो ना तो कठिन होते हैं और ना ही क्या है इजी होते हैं। आप पढ़ के गए हैं, कुछ बिना पढ़े भी कर लेते हैं, कुछ पढ़ के गए हैं तो ही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये क्या है कि ये हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक करने होते हैं, और इनमें अगर हम गलती करते हैं तो हमारे पे अंतर भी औसत रहता है। ना तो बहुत अधिक नुकसान होता, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, पर नुकसान तो होता ही है, स्वाभाविक है गलत करेंगे तो, है ना। और कठिन प्रश्न, ये आप यही मान के चलें कि लगभग आपको 10% या 10 से भी कम मिलेंगे। और अक्सर पेपर के बाद जो चर्चा होती है ना, इन्हीं क्वेश्चन की होती है, बाकियों की नहीं होती। कि वो फलाना क्वेश्चन आया था, वो कहां से आया था पता है क्या, है ना। इसी पर हमारी पूरी प्रक्रिया अगली परीक्षा तक चलती रहती है। ये ऐसा क्वेश्चन भी आया था। अब आपको क्या कि आपने कभी ऐसा देखा है कि 90% मेरिट रही है, नहीं देखा ना।
या देखा है? कंपटीशन में कभी 90% नहीं जाते। आप इन पे ध्यान मत दीजिए, ये आपको आएंगे तभी पता चलेंगे अपने सभी को, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान ठीक कर रखा है और बाई चांस हम इसको सही कर देते हैं, इसको गलत करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखें। सारे गलत करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसे बाई चांस हम सही कर देते हैं, हम हजारों विद्यार्थियों से आगे हो जाते हैं, क्योंकि इसे सही कोई नहीं करता, हम ही है सही करने वाला। तो थोड़ा सा क्या है कि जब भी टॉपिक को पढ़े ना हम, कि जैसे कोई भी अपने उदाहरण ले, जैसे ये मेवाड़ का राज सिंह है। अब मेवाड़ का राज सिंह है, इस पे हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ लिया, पूरा राज सिंह को पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में हमें प्रीवियस ईयर्स पढ़ने के बाद एक अनुमान हो जाता है कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन आए थे पीछे। अब भविष्य में एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बन सकता है इसका, अगर ये हमें नोट कर लेते हैं ना, तो निश्चित तौर पर हमें क्या है कि टॉपर्स जो बनते हैं ना, वो यहां से बनते हैं, यहां से नहीं बनते। टॉपर्स की श्रेणी अक्सर देखिए, मैं जब भी क्लास लेता हूं, मेरी क्लास में चाहे 5 ही बच्चे हो, मैं कहता हूं मेरी क्लास को टॉप कर गया राजस्थान टॉप करेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हमेशा कहता हूं और कहूंगा, क्योंकि करवाता हूं मैं टॉप, ठीक है। अब देखिए कारण ये है कि आपको ये 10% क्वेश्चन आने चाहिए भी कहां से बनेंगे, और जब आपको ये आएंगे तो निश्चित तौर पर हम क्या है कि टॉपर्स की श्रेणी में होंगे, सामान्य नहीं होंगे। हमारे मन में क्या होता है, जब तक चयन नहीं होता तब तक सिर्फ एक बात होती है कि चाहे हमें पाकिस्तान भेज दो, पर हमें तो क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, पहली ये, ठीक है। यही हमारी मानसिकता होती है, हम कभी टॉप पे सोचते ही नहीं है, बहुत कम सोचते हैं, बहुत ही कम। दूसरी क्या है कि मान लीजिए आपने बहुत अच्छी मेहनत की, आपकी अच्छी रैंक भी आ गई या आपकी कम रैंक आई पर आपका सिलेक्शन हो गया। स्वाभाविक सी बात है कि एक मेहनत का जब हमें फल मिलता है तो उससे ज्यादा खुशी कभी नहीं होती, हम खुश होंगे कि हमारा चयन हो गया। अब चयन हो गया, 1-2 दिन में वो खुशी रहेगी। आपकी रैंक है 500-700, तो आपको टेंशन शुरू हो जाएगी, हाँ कब आएगी काउंसलिंग, कब होगी। अच्छा आप गंगानगर से हैं, गंगानगर में कितनी सीटें खाली है, ये पहले नहीं सोचेंगे आप, अब उस समय सोचने लगेंगे इतनी सीटें खाली है, मेरी तो रैंक ही है, मेरे को तो बीकानेर भी नहीं मिलेगा, हाँ जैसलमेर मिल सकता है बाड़मेर मिल सकता है, बांसवाड़ा मिल सकता है, जोधपुर भी मिल जाए तो चलो ठीक है, ट्रेन का आना जाना ठीक है, इस तरह के विचार हो जाएंगे। और जब पोस्टिंग मिल गई और घर से जाना होगा ना, तब ऐसे लगेगा भी आप पे अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान की बात कर रहे थे, आप राजस्थान में जाने में भी ऐसे लगेगा। ये चीजें अगर हम पहले से सोच लेना तो ये स्थितियां नहीं आती। पहले से आप ये मत सोचिए कि मेरे को सिलेक्शन के लिए काम करना है, पहले से आप ये सोचिए कि मेरे को क्या है, मेरे को टॉप रैंक के साथ सिलेक्ट होना है और मेरे को मेरे क्षेत्र में ही काम करना है। स्टार्टिंग ये जब सोच रहेगी ना, तो निश्चित तौर पे टॉप करेंगे और टॉप के साथ हम अपने क्षेत्र में ही काम करेंगे, तो बड़ा ही संतोषजनक कार्य होगा हमारा। जो क्या है कि जब हम क्षेत्र में नहीं होते हैं, है ना, कहां से है अभी, यहीं रह रहा है क्या, ठीक है ठीक, ये हमारा विद्यार्थी है, बड़ा मेहनती है, इस बार तेरे को करना ही करना है हर हाल में, कैसी भी परिस्थिति में पहुंच जाता है, ऊपर न पहुंचने की स्थिति हो तो भी पहुंच जाता है। देखो इसको देख के भी हमें क्या है, वो मोटिवेशन मिलता है। हाँ जी, अब देखो यहाँ क्या है कि अपने को पहले ही टॉपर्स के बारे में सोचना है और टॉपर्स के साथ साथ में ये सोचना है कि मेरे क्षेत्र में रह के काम करना है। जब हम टॉप की ओर सोचेंगे ना, हो सकता है कि कुछ अपने में कमियां रह जाएं, कुछ परिस्थितियां हो जाए, टॉप नहीं कर पाए, पर जो सिलेक्शन के लिए सोच रहे थे ना, उससे अपनी 100 गुना ज्यादा अच्छी रैंक आएगी, स्वाभाविक सी बात है। तो आप हमेशा ही रणनीति टॉपर के लिए बनाइए, सिलेक्शन के लिए नहीं। और टॉपर्स बनने के लिए आपके पास घोड़ों वाली मेहनत होनी चाहिए, गधों वाली नहीं। आपको ये नहीं दिखाना है कि मुझे 16 घंटे पढ़ना है, मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ रही हूं, 18 घंटे पढ़ रही हूं, कोई मतलब नहीं है इतना पढ़ने का। अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। पहली शर्त ये होती है कि आप स्वास्थ्य को ध्यान रखें, ऐसा ना हो
कि अभी आप जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, आपको संतुष्टि भी है, मैंने इतना सिलेबस कर दिया, मेरे को याद भी है, ये है वो है, आप स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे, 3 महीने अच्छे से पढ़ते हैं, जब 1 महीना पेपर का रहता है कि हमें लगता है कि हमारा स्वास्थ्य में गिरावट आ गई है, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, हमें ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, जो 3 महीने मेहनत की वो सब कुछ साफ हो जाएगा। पहली शर्त स्वास्थ्य को ध्यान रखें। सेकंड कि व्यवस्थित रणनीति हो और स्मार्ट प्लान हो, हमारा हर एक टॉपिक का प्लान हो कि इसमें कहां से कैसा क्वेश्चन आएगा। जब आपने अब मैंने पकड़ रखा है राज सिंह को या कोई भी ले लो, 1857 की क्रांति, तो क्रांति होते ही आपको पता होना चाहिए छावनियों से आएगा, पहले स्टार्ट हुआ, जन विद्रोह में आएगा, कोटा से आएगा, व्यक्तियों में आएगा तो ये 7 व्यक्ति है, इनमें से आएगा, ये आपको सीधा क्लियर होना चाहिए कट। जब क्लियर कट होगा तो हमें कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, इसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां तक थे, राजस्थान का एकीकरण हमने देख लिया। समाज और धर्म यानी कला संस्कृति की हम बात करते हैं, और कला संस्कृति में बात करें लोक देवता और देवियां। अब देखिए लोक देवता और देवियां जो है, इस लोक देवता में आपको क्या पढ़ना है कि लोक देवता में आपको पंच पीर पढ़ने हैं। हम सभी को पता है पंच पीरों को अच्छी तरह से पढ़ना है, और पंच पीरों के अलावा आप क्या है कि तेजा जी, देवनारायण जी, बाकी क्या है कि रीडिंग करें। पढ़ने का मतलब जो मैं यहां लिख रहा हूं उसका अध्ययन करना है आपको गहनता से। ये 7 लोक देवता पढ़ दीजिए, आप पीछे के पेपर पढ़िए, फिर आप ये नोट कीजिए कि इनसे बाहर क्वेश्चन आया है क्या, बाई चांस ही आया है, क्योंकि पढ़ते समय में नोट ही नहीं करते कहां से क्वेश्चन उठ रहा है इस टॉपिक का। हम लोग क्या कि पूरा करने का प्रयास करते हैं सिलेबस को, है ना। तो ये क्या कि पंच पीर और ये 2, ये हर हाल में आप पढ़िए, बाकी भी पढ़ने होते हैं ऐसा नहीं है, पर बाकी की फटाफट से रीडिंग कीजिए, इनको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये 90% संभावित क्वेश्चन यहां से हैं। 10% क्या है कि वो 10% कठिनता वाले आते हैं ना, वो दूसरों से ही निकलते हैं, वो हर एक टॉपिक से कहीं से भी निकल सकते हैं, तो ये संभावना रहती है। अब लोक देवियां हैं, लोक देवियों में जीर्ण माता और करणी माता ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है। सबसे अधिक अब तक के क्वेश्चन आए हैं वो इन्हीं पर आए हैं, जीर्ण माता और करणी माता, इनका एक एक शब्द पढ़ देना है आपको। कोई भी पेपर उठा लो पीछे के, मैं अक्सर क्या कि आप लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं क्या, कौन नहीं जुड़ा हुआ भैया? ऐसा आपने पीछे के क्वेश्चन हल करवाए हैं अभी 28 मई का, 4 जून का, देखा है? नहीं देखते अपने, हमेशा वही देखने चाहिए, वो सबसे बड़े रामबाण होते हैं सफलता के। क्योंकि अब 28 मई को पेपर हो रहा है किसका, डब्ल्यूओ का, 4 को हो रहा है किसका, पशुधन सहायक का, अब आगे और भी होंगे, जैसे अभी किसके आ जाएंगे, लेबर असिस्टेंट के आ जाएंगे, फिर रीड के आ जाएंगे। जब भी पेपर हो ना तो उस पेपर को जरूर देखें, जिससे हमें पता चलेगा अभी जो पेपर बन रहे हैं वो इस स्टैंडर्ड के बन रहे हैं, हमें इस स्टैंडर्ड तक जाना है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रहना चाहिए। तो जब भी हम कह कि पढ़ते हैं तो हमें अपने आप अनुमान आ जाएगा कि इन 2 देवियों में आपको 70 से 80% क्वेश्चन मिलेंगे। सभी देवियां राजस्थान में सैकड़ों हैं, सैकड़ों हैं, ये ध्यान रखें। पर इन 2 देवियों पर विशेष फोकस करें, पढ़नी और भी है पर इन पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। चित्रकला और विभिन्न शैलियां। अब चित्रकला के स्कूल है हमारे, कितने स्कूल है? 4 स्कूल है। अब 4 स्कूल की अलग अलग शैलियां हैं। अब चित्रकला में हमें क्या ध्यान रखना है कि चित्रकला जो है, इस चित्रकला में हमें जो ध्यान रखना है, नंबर 1 तो आप ध्यान रखें स्वर्ण काल, यानी कोई भी चित्रकला है उसका स्वर्ण काल किस शासक का काल रहा है। 2 प्रमुख चित्रकार। अब ये ट्रेंड सबसे ज्यादा है राजस्थान में, कोई भी चित्रकार एक का या एक से अधिक नाम दे दिए जाते हैं, और नाम देके ये पूछा जाता है कि ये किस शैली का चित्रकार है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट प्रमुख चित्र,
अब प्रमुख चित्र में क्या है कि आपको अगर इस तरह से पता है कि ढोला मारू का चित्र किस शैली का है, किस शैली का फेमस है, मारवाड़ शैली का है। अब आपको अगर जैसे ये हो कि ढोला मारू का है, मारवाड़ शैली का फेमस है, ढोला मारू गीत सिरोही का है, ढोला मरमण होटल बीकानेर में है, अगर इस तरह से तो सबसे बेस्ट होता है। पर अगर जैसे आपको यह है कि ढोला मारू चित्र, हुमल, रागमाला, है ना, और जानवरों की लड़ाइयों की चित्र, आदमकद चित्र, वेश्याओं के चित्र, पारदर्शी वस्त्रों के चित्र, योगासन के चित्र, और ये जो कंपनी गार्डन, ये पार्क जो अपने बन रहे हैं, इनके पहले चित्रण कहाँ हुआ, तो ये अगर जैसे नाम नाम ले रहे हैं उसके आगे शैली अगर आपको याद आ रही है कि ये इस शैली का है, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे क्या है कि अपने बात की किसकी, ढोला मारू मारवाड़ शैली का, मुमल हम सभी को पता है जैसलमेर शैली का, रागमाला, रागमाला सभी में बना है पर चावड़ शैली का फेमस है। ठीक है, ऐसे ही हमारे क्या योगासन के चित्र अलवर शैली के है, वेश्याओं के चित्र अलवर शैली का है, बुझे हुए रंग के चित्र नागौर शैली के हैं, और पारदर्शी वस्त्रों के चित्र कहाँ के नागौर शैली के हैं। तो ये क्या कि अलग आदमकद चित्र प्रमुख विशेषता है किसकी, जयपुर शैली की, जानवरों की लड़ाइयां जयपुर शैली की है। ठीक है, अब चित्रकार पूछे जाते हैं साहिब राम, साहिब दीन, साहिबा। अब आपको अगर ये पढ़ रहे हो कि साहिब राम जयपुर का है, आदमकद पहला चित्र बनाता है, ईश्वरी सिंह का बनाता है, उसी ने परंपरा शुरू की थी। साहिबा अजमेर चित्रकला शैली की प्रसिद्ध महिला चित्रकार है। साहिब दीन मेवाड़ शैली का है। अगर इस तरह से अगर हम एक जैसे नाम हो कंफ्यूजन पैदा करें तो उनको एक साथ रखिए आप। जब एक साथ रखेंगे तो हमें क्या कि बहुत अच्छी तरह से याद हो। ठीक है, तो स्वर्णकाल प्रमुख चित्रकार प्रमुख चित्र। इसके बाद में आपको अन्य विशेषताएं, अन्य विशेषताओं में कि शिकार शैली किसको कहते हैं, पशु पक्षियों की शैली किसे कहते हैं, गुलाबी और सफेद रंग का मुख्यतः प्रयोग किसमें होता है, एक वेशरी आभूषण होता है नाक का, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, ये किस शैली में प्रमुखता से दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस तरह की अन्य विशेषताएं हैं, वो अगर अपने को ध्यान हो कि कौन सी शैली की चित्रकार, नीचे अपने नाम और तिथि लिख दिया करते थे। तो ये जो विशेषताएं है, ये विशेषताएं ज्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम 10, उनमें से क्वेश्चन आएगा। तो ये हमें अलग अलग चीजें पता होनी चाहिए कि ये पढ़ रहे हैं। वैसे अब चित्रकला शैली पढ़ने लगेंगे तो क्या क्या रटेंगे, है ना, एक शैली को पूरा करने में दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये चीजें ये आप देखिए। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी बात करते हैं लोक संगीत और लोक नृत्य। अब देखिए जो संगीत है, संगीत में ये ध्यान रखें कि सारी चीजें सम्मिलित होती है। इसमें गायन भी होगा यानी लोक गीत वगैरह, इसमें वादन भी होगा यानी वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र मुख्यतः क्वेश्चन रहता है, या कई बार कोई गीत दे दिया जाता है कि ये गीत किसके लिए गाया जाता है, किस त्योहार पे गाया जाता है, किस अवसर पे गाया जाता है, या किस क्षेत्र में गाया जाता है। तो लोक वाद्य यंत्र, लोक गायन, और जो ये नृत्य लिखा हुआ है ये भी संगीत में ही सम्मिलित होता है। गायन, वादन और नृत्य ये तीनों संगीत में सम्मिलित होते हैं। इसमें अलग से लिखा हुआ है, तो अलग से लिखा हुआ है तो इस पे क्वेश्चन बनेगा, इस पे क्वेश्चन बनेगा। अब क्या कि इसमें ये चीज होगी, इसके अलावा जैसे संगीत के घराने हैं, जयपुर घराना है, कथक शैली का घराना है, कथक शैली हमारा शास्त्रीय राज्य नृत्य है अपना कथक। ठीक है, सबसे पुराना घराना जयपुर है। इसी तरह से गीत, वाद्य यंत्र और नृत्य। नृत्य में हम पता है सबको कि नृत्य में क्या चीजें पूछी जाती है, एक तो क्षेत्र, अगर नृत्य में उसका नाम नहीं है, एक प्रमुख वाद्य यंत्र, एक किस अवसर पे होता है, और अगर इसका कोई प्रमुख कलाकार है तो वो। ठीक है, ये लोक नृत्य में रहता है, और ये लोक नृत्य किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे होते हैं वो हमें ध्यान रखने होते हैं। होली के अवसर पर राजस्थान में सर्वाधिक लोक नृत्य किए जाते हैं, सबसे अधिक। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान के संत। अब देखिए संत एवं संप्रदाय दोनों चीजें होती हैं, और संत में आप जब भी आपको संत दिए हों तो आपको संत दादू पढ़ने हैं, दादू पे सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में जाम्बू जी,
जाम्बू पे आते हैं, जसनाथ जी, इसके बाद में चरणदास जी और राम स्नेही संप्रदाय, ये महत्वपूर्ण रहते हैं। अपने को यहाँ ये ध्यान रखना है कि और बहुत है इसमें, इसके अलावा मीरा को सम्मिलित करना ही करना है, क्योंकि मीरा के बिना तो संत एंड संप्रदाय पूरा भी नहीं होता। अब देखो यहाँ क्या है कि दादू, जाम्बूजी, जसनाथ जी, चरणदास जी, रामस्नेही संप्रदाय की जो 4 पीठे हैं उनके संत हैं, और मीरा, ये विशेषकर ध्यान रखें। इसके अलावा जैसे लालदास जी भी है, हरि, कौन से हैं, हरिदास जी भी है, ठीक है। इसके अलावा निम्बारक संप्रदाय भी है और अलग अलग संप्रदाय भी है। हमारे यहाँ क्या है कि वो रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय की पीठ भी है, गलता जी, और रसिक संप्रदाय की पीठ उसी से संबंधित रिवासा शिखर में। बाकी पूछे जाते हैं, पर इन 6 पे विशेष फोकस कीजिए, यहां से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से। इसके बाद में स्थापत्य कला, इसमें 3 चीजें हैं, मंदिर, किले और महल। अब महल और मंदिर हैं, ये बहुत ही कम है राजस्थान में, यानी अपने देखें तो अपेक्षाकृत के मंदिर प्रमुख कौन से बने हुए हैं, वर्मा जी का मंदिर है, केला देवी का मंदिर है, ठीक है, विनेश्वर मंदिर है, जैन देलवाड़ा की जैन मंदिर है, रणकपुर की जैन मंदिर है। इनमें रणकपुर और देलवाड़ा की जैन मंदिर है, मंदिर जहां भी हो ना, ये दोनों अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, दोनों जैन मंदिर, इनसे संबंधित बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महल है, महल है, उमेद भवन, कहां पे, चित्तर पैलेस, चित्तर पैलेस, हाँ जी, जोधपुर में उमेद भवन को ही कहते हैं, चित्तर पत्थर से बना हुआ है ना, तो चित्तर पैलेस उसी को कहा जाता है, चित्तर पत्थर से वो बना हुआ है। उमेद भवन है, बादल महल, अब बादल है, बादल एक बहुत सी जगह, बादल महल राजस्थान में बहुत जगह, सबसे प्रमुख जैसलमेर का 5 मंजिला महल है, सिलावटों ने बनाया था। उसके बाद सेकंड नंबर पर गेब सागर झील डूंगरपुर में बना हुआ है। थर्ड बादल महल रणथंभौर में बना हुआ है। फोर्थ बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुमलगढ़ का अंतः दुर्ग कटारगुड में बादल महल है, ठीक है। और भी बादल महल बहुत से हैं, पर अपने को जैसलमेर, डूंगरपुर, रणथंभौर और कुमलगढ़, इन चारों पर बादल महल पे केंद्रित रहना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का दूसरा ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल, हाँ जी, किसको कहते हैं, कांठल का ताजमहल। ये क्या कि ताजमहल ताजमहल इकट्ठे कर देते हैं। तो राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहते हैं, जोधपुर में है। हाड़ौती का ताजमहल अबलीमणि के महल को या राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में है, उसको कहते हैं, ठीक है। इस तरह से जगमंदिर और जगनिवास पिछोला झील में बने हुए हैं। जग मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं जब भी महल आता है। अभी महल नहीं है, 5 सितारा होटल में परिवर्तित कर दिया गया है, अब उसका नाम होटल लेक पैलेस है, जो निजी क्षेत्र में संचालित है। और राजस्थान में होटल लेक पैलेस 2 जगह है, एक तो पिछोला झील में और एक सिलीसेड झील के किनारे। और सिलीसेड झील वाला होटल लेक पैलेस है, वो तो आरटीडीसी द्वारा संचालित है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा। और जो ये है, ये निजी क्षेत्र का है। तो ये महल, इस तरह से जो प्रमुख प्रमुख महल है उनकी हमें चर्चा करनी है। इसके बाद में मेले व त्योहार। अब देखिए, पहले तो मेले, मेले में 10 हमारे फिक्स पशु मेले हैं, राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित होते हैं। 3 नागौर में, 2 झालावाड़ में, और बाकी हर एक जिले में अलग अलग 5 जिलों में। तो 10 फिक्स हैं, राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित होते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि नाम क्या है, आयोजित कहां होता है, बस इतना, 2 ही क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, नाम किस जिले में आयोजित होता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आया कि हमारे सर्वाधिक मेले, पशु मेले किस में जिले में आयोजित होते हैं, नागौर में। ये 2-3 बार क्वेश्चन आ गया। राजस्थान का एकमात्र ऐसा मैदान जिस पे साल में 2 पशु मेले बढ़ते हैं, एक जगह, ये कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, और ये वो आएगा हजारों विद्यार्थियों से आगे करने वाला।
क्या कि राजस्थान में सबसे अधिक 3 नागौर में बढ़ते हैं, जबकि 2 कहां बढ़ते हैं, झालावाड़ में। झालावाड़ वाले दोनों एक ही मैदान पे बढ़ते हैं। चंद्रभागा मैदान है, झालरा पाटन में है, चंद्रभागा नदी के किनारे है। वहां बैसाख पूर्णिमा को तो गोमती सागर पशु मेला बढ़ता है, और कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा बढ़ता है, चंद्रभागा पशु मेला ही बढ़ता है पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा है, ये हमारे मेलों में विशेष महत्वपूर्ण है। कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा मेला बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को सावा मेला बढ़ता है जो सिखों का सबसे बड़ा मेला है, कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत मेला बढ़ता है जो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला बढ़ता है जो राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। ऊंटों की सबसे ज्यादा बिक्री होती है, सबसे ज्यादा विदेशी भाग लेते हैं, दीपदान की प्रथा प्रचलित है। तो ये क्या कि ये कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पढ़ दीजिए, ठीक है। इस तो मेले हैं, मेलों में पशु मेले 10, उसके अलावा जो आरटीडीसी आयोजित करती है, जैसे ऊंट महोत्सव, हार महोत्सव, है ना, मरु महोत्सव, ग्रीष्मकालीन महोत्सव, शरद महोत्सव, पतंग महोत्सव, हाथी महोत्सव, मेवाड़ महोत्सव, है ना, ये आरटीडीसी संचालित करती है। ये केवल हमें इनका एक और इनके ट्रेंड का आरटीडीसी द्वारा संचालित है ना, इनका एक क्वेश्चन का ट्रेंड और रहता है कि एक तो ये रहता है कि मरु महोत्सव कहां बढ़ता है, जगह पूछ ली हमने बता दी। एक ये होता है कि निम्नलिखित मेलों को उनके आयोजित साल में आयोजित होने के काल क्रमानुसार सेट कीजिए। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है, 99% विद्यार्थी गलत करते हैं। आप जब भी आरटीडीसी द्वारा आयोजित मेले पढ़ें, उनकी एक सारणी बना लें, बहुत लंबी सारणी नहीं है, 15-16 बन जाएंगे। आप पहले वही लिखें, जैसे जनवरी में ऊंट बढ़ता है तो ऊंट ही लिखे पहले जो बढ़ता है वो पहले 2 नंबर पे 2, 3, 4, 5 इसी तरह से आप उसको भरते जाएं। और जब आप एक साथ लिख लेंगे तो आपको क्या है कि 1-2 बारी भी आपने रीडिंग कर दी ना, तो सामने ऑप्शन देखते ही आप सेट कर देंगे उसको, क्योंकि बहुत नजदीक ऑप्शन नहीं रखते। ये क्वेश्चन ट्रेंड है पूछने का, काल कर्मानुसार सेट करने का, और काल कर्मा वाला आपको 100% दूसरे विद्यार्थियों से आगे करेगा, उसमें कोई माथापच्ची नहीं करता। क्योंकि जहां भी थोड़ी सी तकलीफ होती है ना, हमें उसको छोड़ के हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं ना। पर तकलीफ जहां हमें लेनी चाहिए वहां लेनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि तकलीफ हो, वो ज्यादा फायदेमंद भी नहीं हो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जहां हमें आगे बढ़ाने वाली तकलीफ हो उसको थोड़ी को ले लीजिए, क्योंकि 4 महीने तो लेनी है ना, बाद में जीवन में नहीं लेनी पड़ेगी, नहीं तकलीफ ही तकलीफ है ना। तो इसमें ये अपना, इसके बाद में प्रथा है, वस्त्र आभूषण। अब देखिए एक चीज और होनी चाहिए, जैसे टॉपिक आता है वैसे उसी अनुसार मैं बात करता हूं आपसे, कि यहाँ आपको हमेशा ही स्मार्ट रणनीति का एक हिस्सा ये भी होता है। एक तो प्रथाएं कौन कौन सी है, जैसे डावरिया प्रथा, कन्यावध, दहेज प्रथा, बाल विवाह, समाधि प्रथा, डाकन प्रथा, ये प्रथाएं मुख्यतः हमारे यहाँ प्रचलित थी। ये प्रथा कब और किस रियासत ने सबसे पहले स्थापित की, समाप्त की, ये पूछी जाती है। सन किस सन में, और सबसे पहले समाप्त करने वाली रियासत कौन सी थी। एक तो ये सीधा सा ट्रेंड रहता है। दूसरा, जहां भी प्रथाएं होती हैं वहां हमें 16 संस्कार पढ़ने होते हैं। 16 संस्कार पता है ना, याद नहीं है तो ये तो पता है अभी होते हैं, ये तो सभी को पता ही है अपने को। जन्म से पूर्व कितने संस्कार है, हाँ जी 4, कंफर्म, कॉन्फिडेंस अच्छा रखते हैं आप है ना, हाँ जी। अब देखो जन्म के बाद कितने होते हैं, विवाह से पूर्व कितने होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, फिर वहां हम उल्ट पुल्ट हो जाते हैं। याद करते समय ये सेट कर लो माइंड में कि जन्म से पूर्व ये है, विवाह से पूर्व ये ऐसे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्रमबद्धता से पता होना चाहिए। एक बात वस्त्र है, इस वस्त्र पर क्या है कि बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं बनने वाले, पर इसमें आपको स्पेशली भील जनजाति के वस्त्र ध्यान रखने हैं। भील जनजाति में मुख्यतः कौन से वस्त्र पहने जाते हैं उन पे केंद्रित सवाल रहता है। आभूषण, आभूषण का ये ध्यान रखना है कि इसमें एक में देखते हैं कि अक्सर एक चित्र सा होता है महिला का ना, देखा है सभी ने, जिसपे आभूषण लिखे होते हैं, ये यहाँ ये यहाँ।
अब क्या कि आपको क्या है कि कुछ आपके जो रजिस्टर आप जहां भी तैयारी कर रहे हैं ना, उसके रजिस्टर के लास्ट में 2-3 पेज आपके होने चाहिए। अब तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ये लिखा होना चाहिए कि परीक्षा से पूर्व दोहराने वाले बिंदु, ये आपके 3-4 पेज छोड़ के लास्ट में लिख दो जब भी आप तैयारी शुरू करो। लिख दिया? अब आप क्या के ये पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आभूषण है, याद ही नहीं हो रहे। अब इन देवियों को तो याद हो जाते हैं क्योंकि इनके थोड़ा टच रहता है, अपने क्या कि जेंट्स में थोड़ी समस्या आती है। तो अब क्या करना है कि हमें यहां लिख देना है आभूषण। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं पहले जब तैयारी करते हैं कि हमें आभूषण याद नहीं होते, इसलिए परीक्षा से पहले पढ़ के जाएंगे 2 दिन। हमें जनसंख्या के आंकड़े है, आंकड़े जो भी जहां भी है पूरी तरह से याद नहीं होते, परीक्षा से पूर्व पढ़ के जाएंगे, हम जनसंख्या पढ़ के जाएंगे। हम कृषि है, कृषि के आंकड़े हैं वो पढ़ के जाएंगे, यानी आपने सोच लेते हैं, लिखते कुछ नहीं। अब क्या कि बाद में लास्ट में 2-3 दिन में होच पोच चलता है, क्या होता है कि याद कुछ नहीं है, ये नहीं है, मेरे को तो याद ही नहीं है, ये हो गया वो हो गया, सारी तैयारी खराब हो गई, 10 दिन पेपर आगे हो जाता। 10 दिन हो भले साल हो जाओ, स्थिति वही रहनी है, पेपर आएगा तब। ये ध्यान रखें क्योंकि टाइम इतना ही होता है सभी के पास, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास व्यवस्थित रणनीति पहले से नहीं है, हम वहां क्या है कि और ज्यादा व्यवस्थित हो जाते हैं, और जो लास्ट 2-3 दिन को मैनेज अच्छे से कर गया वो मान लो कि आधी जंग जीत गया। अगर आपने पहले रीडिंग ही कर रखी है ना, सारा कुछ याद नहीं है, तो भी अब आपको ये कहें कि गोगा मेड़ी कहाँ है, गोगा जी का मेला कहाँ बढ़ता है, रामदेव जी का मेला कहाँ बढ़ता है, पुष्कर का मेला कब बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है, ये चीजें हमें परमानेंट याद रहने वाली होती है। ज्यादातर बाई चांस थोड़ा बहुत ऊक चूक भी होते हैं ना, तो ऑप्शन देखते ही याद आ जाता है कि पुष्कर कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, पुष्कर अजमेर में है, ये है वो है। आता है कि नहीं आता? ये कॉमन टॉपिक होते हैं, ये परीक्षा से पूर्व दोहराने वाले टॉपिक नहीं होते। अब क्या कि आपसे कुछ आपको जनसंख्या के आंकड़े दिए गए हैं, आपको याद नहीं है, आंकड़े किसी को याद नहीं होते, पहले याद अपने अच्छे से कर लिए, व्यवस्था अपने बिठा ली भी, हाँ इस तरह से हमें पढ़ना है, पर उसको बार बार रिवाइज करना होता है। तो आप क्या करें कि परीक्षा के अंतिम 2 दिन में फिर इसको उठाएं कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे आभूषण पढ़ने। आपने आभूषण पढ़े, इसको टिक कर दिया, अभी आभूषण मैंने पढ़ दिए। आपने जनसंख्या पढ़ी, ये टिक कर दिया, ये टिक कर दिया, आपने कर दिया। परीक्षा वाले दिन भी आप इसको फिर देखें, आपके पास जब लिखे होंगे ना तो व्यवस्थित आप कर लेंगे, नहीं लिखे होंगे आपने मन में किया, मान लो कि ये हम क्या है यह सोच लेते हैं कि ये चीजें तो क्या है, हमें पता ही है कि आभूषण में पढ़ के जाऊंगा, मैं जनसंख्या पढ़ के जाऊंगा, 3 ही नाम लिखे हैं, और भी हैं कि मैं कृषि पढ़ के जाऊंगा, इसमें लिखने वाली कौन सी बात है? ये पहला पीछे सरकने वाली कहानी होगी, ये ध्यान रखें। कारण कि मैंने आभूषण पढ़ लिया, मैंने जनसंख्या पढ़ ली, मैं दूसरा टॉपिक किया, फोन आ गया मेरे पास, और चीज में कर रहा हूं, दूसरे में ध्यान गया, बीच में कृषि छूट गया। अगर लिखा नहीं होगा छूटेगा, ऐसे कोई भी टॉपिक, कृषि छूट गया, पेपर में बैठे देखा ऑप्शन कृषि, अरे ये तो पढ़ के आना था, ये तो भूल ही गया, अब वहां याद नहीं दिलाएगा कोई। ये जब लिखा हुआ होगा ना तभी हम व्यवस्थित कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ही ये लिख के रखें लास्ट में कि मुझे परीक्षा से पूर्व क्या दोहराना है। ये व्यक्तिगत भी होता है कई बार जैसे मैंने अभी कुछ नाम लिए मेलों के, हो सकता है कि मेले मुझे इंटरेस्टिंग लगते हो इसलिए मेरे को याद रहते हैं, आपको याद नहीं रहते होंगे, या आपको मेरे से ज्यादा याद रहते होंगे। यानी कोई टॉपिक ऐसा होता है कि कोई व्यक्तिगत विशेष होता है कि उसको उसमें आनंद नहीं आता, वो नहीं पढ़ पाता, तो वो भी आप यहां लिख दो, जाते समय आप रिवाइज कर दो। मेन चीज है कि पेपर में आपको सही करना है। आरपीएससी कभी ये आके चेक नहीं करेंगी कि आप 18 घंटे पढ़े, आप 20 घंटे पढ़े, आप 2 घंटे पढ़े, आप 5 घंटे पढ़े, वो तो आपकी ओएमआर सीट ही चेक करेगी, और ओएमआर सीट में जो होगा वही आपका आईना होगा। तो ये व्यवस्थित आपके पास रणनीति होनी चाहिए। भाषा और साहित्य, अब देखिए भाषा में क्या है
कि भाषा का जो वर्गीकरण है किस तरह से रहा, किसने वर्गीकृत किया, कितने यानी टेसिटोरी कितने प्रकार की भाषाएं बताते हैं, गिरेशर ने किस प्रकार की भाषाएं बताई, कितने कितने बताई, किस क्षेत्र में कौन सी को सम्मिलित किया। साहित्य, साहित्य का हमें पता ही है कि अलग अलग आपने या तो साहित्य को बांटते हैं, संस्कृत साहित्य, चारण साहित्य, जैन साहित्य इस रूप में, ऐतिहासिक साहित्य इस रूप में बांट लेते हैं, या फिर आप क्षेत्र वाइज साहित्य ले लो कि बीकानेर क्षेत्र में प्रमुख साहित्यकार कौन हुए उनको पढ़ दो, फिर जोधपुर क्षेत्र में प्रमुख साहित्यकार कौन हुए उनको पढ़ दो। इस तरह से आप क्षेत्र वाइज ले ले, यानी आपको हमेशा ही कहे कि मैप तो याद होना ही चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जिनको मैप याद है राजस्थान का पूरा? अगर भारत भी सिलेबस है तो पूरा वही है क्या? जब भी हम याद करते हैं ना तब आप भूमि है वहां। अब आप बीकानेर की बात है ना तो आप ऐसा फील कीजिए कि बीकानेर में आप। अब हम चलते हैं जोधपुर, जोधपुर जाइए, फिर आप भरतपुर जाएंगे तो भरतपुर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ है हम, जैसलमेर है तो हम यहाँ हैं। तो जब हमको पता होगा ना, ये मैप में अगर घूमना सीख जाएंगे ना तो एक तो याददाश्त बढ़ेगी, और एक मैप आधारित 2 क्वेश्चन 100 में से मिलेंगे आपको, वो आप सही कर देंगे, दोनों काम ही अच्छे होंगे। तो मैप को अच्छी तरह से आप याद कीजिए। ये हमारे टॉपिक होते हैं पूरे किसके? इतिहास के। अब देखिए इतिहास में ये पूरा पोर्शन जो राजस्थान वाला जोड़ा गया है ना, यहां से लेके और यहां तक, ये पूरा का पूरा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और ग्रेड 3 और रीट सभी में कॉमन है। ऊपर वाला है ये अलग है। तो आपको क्या कि जिस रूप में भी तैयारी करनी है वैसे ही आप इसको पढ़ दीजिए। अब देखिए इसमें आगे अपने टॉपिक देखते हैं, समसामयिक करंट अफेयर्स की बात करते हैं, इसकी बात जल्दी खत्म करेंगे हम। अब देखिए यहां क्या रहता है कि यहां सबसे पहला गलती तो हमारी क्या होती है, गलती की संभावनाएं बता रहा हूं क्योंकि अभी तक बहुत से विद्यार्थियों को पढ़ाया है, क्या गलतियां करते हैं सफल होने वाली, लगभग लगभग आइडिया होता है। पहली गलती हम ये करते हैं कि हमें सिलेबस ही नहीं पता होता। हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, कोई वार्षिक अंक आया क्या, आया क्या, किसी को फोन करोगे, किसी टीचर को, किसी साथी को कि यार करंट तो तैयारी नहीं हुआ, करंट के लिए क्या करें, क्या वो फलानी गाइड लिया, क्या उसका वार्षिकांक लिया, उसमें साल का दिया हुआ है, ठीक है ले आई जी और ला के पढ़ना शुरू कर दिया। पहली गलती हमारी यही होती। आपको सबसे पहले आपका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस का मतलब कि मेरे पहले क्या है कि भारत और राजस्थान की जनगणना है, सिलेबस में ये पता होना चाहिए। अब जनगणना में क्या टॉपिक आते हैं ये हमें सभी को पता है कि कुल जनसंख्या होती है वो पूछी जाती है, कुल जनसंख्या, इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या। ये 3 क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखने हैं, चाहे किस में हो, चाहे भारत में हो चाहे राजस्थान में हो। भारत की कुल जनसंख्या, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। राजस्थान की बात करें, राजस्थान की कुल जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। एक दूसरा टॉपिक आपको ध्यान होना चाहिए, वो होना चाहिए जनगणतम। जनगणतम में भी ये तीनों टॉपिक है, कुल, सर्वाधिक, न्यूनतम। अब जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में अलग तरह के जनगणतम पे क्वेश्चन बनते हैं कि 500 से अधिक वाले जिलों की संख्या, 400 से अधिक वाले जिलों की संख्या, 100 से कम वालों की जिलों की संख्या, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है अपनी प्रकृति के अनुसार, ठीक है। तो ये 3 तरह के अलग क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान में और अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो सर्वाधिक, न्यूनतम और इसके अलावा 3 राजस्थान के जिलों में 500 से अधिक वाले, 400 से अधिक वाले संख्या और नाम, और 100 से कम वालों की संख्या और नाम, ठीक है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है लिंगानुपात से। अब लिंगानुपात है, इसमें 3 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे कि कुल लिंगानुपात, सर्वाधिक, न्यूनतम, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन बनेगा कि लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई पिछले दशक में, और लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी कहां हुई पिछले में। ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनेंगे, ठीक है। ये तो जनरल लिंगानुपात हो गया। एक 0 से 6 लिंगानुपात और इसमें भी सेम 5 क्वेश्चन,
टोटल लिंगानुपात, सर्वाधिक न्यूनतम, सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई पिछले दशक में, सर्वाधिक कमी कहां हुई। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन बनता है साक्षरता पर। साक्षरता में 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कुल साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता। कुल पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, निम्न पुरुष साक्षरता, और यही महिला में। ये तो सीधे 3 पोर्शन बन गए। इसके बाद में हमारी मात्र ऐसे जिले 33 में से जिनमें साक्षरता में कमी हुई है, कितने? 2 है। साक्षरता में कमी वाले जिले, सबसे अधिक कमी किस में हुई? 2 में ही कमी हुई है, 31 में बढ़ा है। तो ये अलग तरह का क्वेश्चन है, तो हमें ध्यान रखना है ना। इसके बाद में कि जो साक्षरता है इसमें सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये लिंगानुपात, जनगणना, साक्षरता। इसके बाद में हम आते हैं धार्मिक जनसंख्या। अब धर्म के आधार पर कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिंदू है, सर्वाधिक हिंदू कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है, मुस्लिम, ईसाई, ये धार्मिक आधार पे जनसंख्या है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या कि जनगणना, लिंगानुपात, साक्षरता, ये बीच वाले 3 टॉपिक है ना, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से भी, इन 5 में भी यहां से ज्यादा 3 में आते हैं, तो इनको थोड़ा अपने को ध्यान रखना है, इस पे गौर करना है। अब देखिए इसका जैसे बहुत से अभ्यर्थी तो क्या होते हैं, बड़ा ये ताजुब सा होता है देख के कि अभ्यर्थी ना अक्सर खुद मेहनत करेगा ना, वो उतना ही सफल होगा। एक शिक्षक केवल बता सकता है ना, करना किसको होता है, खुद को ही करना होता है। अब क्या कि सीधी सी बात यह है कि जैसे ही सिलेबस जारी होता है, मैसेज कॉल किसका, सर नए सिलेबस का हिंदी अनुवाद पहला। अब हिंदी अनुवाद ही जब आप नहीं कर सकते तो किस लिए बैठे हो बीएड, बीए, बीएड, एमए, बीएड करके, है ना। बड़ी विचित्र, बड़ी बुरी स्थिति होती है। अगर आप अनुवाद करके 1 हफ्ते नहीं देते, वेट कर लेंगे 1 हफ्ते कि सर कब दोगे, क्या 1 हफ्ते बाद में, ठीक है 1 हफ्ता हुआ, सर आपने कहा था कि सोमवार को देंगे, सोमवार तो आ गया। ये नहीं है कि पीछे 7 दिन आप भी क्या कर रहे थे, नहीं, ठीक है, बड़ी विचित्र स्थिति। अब इसके बाद में चलो ठीक है, क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो हमें हिंदी अनुवाद आना चाहिए, तो हिंदी अनुवाद है। अब इस हिंदी अनुवाद का सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ये आजकल ज्यादा एडवांस हो गया है, कई बार एडवांस होने के नुकसान भी होते हैं, हर एक चीज की पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। अब हम क्या करते हैं, गूगल पे सीधा इंग्लिश वाले को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, सत्यानाश कर देता है टॉपिक की टॉपिक का, और उसी को आगे से आगे बढ़ा देते हैं, फिर वो परमानेंट हो जाता है, भी यही है सिलेबस। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि भारत और राजस्थान की योजनाएं पढ़नी है। अब भारत के पीछे पड़े रहेंगे बहुत से लोग, नहीं पढ़नी है भारत की, ध्यान रखें क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है, भारत की सामयिक विकास योजनाएं, राजस्थान के विशेष संदर्भ, जिनका राजस्थान के लिए महत्व है वही योजनाएं पढ़नी है, भारत की नहीं पढ़नी। बाकी जो राजस्थान को फोकस करके बनाई गई हैं उन्हीं को ध्यान रखना है, ये आप ध्यान रखें। ऐसे ही भारत में महिला सशक्तिकरण की योजनाएं, राजस्थान के विशेष संदर्भ। अब राजस्थान महिला सशक्तिकरण ही पढ़ना है, केवल ये विकास ही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। और विकास योजना में भी वो विकास योजनाएं जिनका सीधा संबंध किससे है, राजस्थान से है। महिलाओं में वो सारी जिनका सीधा संबंध राजस्थान से है। और इसके बाद में कौशल विकास कार्यक्रम, ये देखो पूरा टॉपिक ही अलग से दिया गया है, इसलिए इसको पूरा पढ़ना है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और उनकी संभावनाएं। अब यहां देखिए राजस्थान की योजनाएं, अब राजस्थान की योजनाएं आते ही हम क्या करेंगे कि राजस्थान की योजनाएं भी है, चलो शुरू कर दो पढ़ना। अब 150, 200, 150 जितनी भी होगी स्टार्ट कर देंगे, है ना। अब राजस्थान में क्या है, केवल आपको स्वास्थ्य की और स्वच्छता की, ये 2 हिस्से संबंधित योजनाएं हैं, वही पढ़नी है, उसके अलावा नहीं पढ़नी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें। महामारी, ये नया टॉपिक जुड़ा है, इसी बार जुड़ा है, इसका सीधा सा मतलब है कि कोरोना पे 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन मिलेगा। महामारी और इसका प्रबंधन है, तो ये कोरोना
के कारण इसको जोड़ा गया है, तो कोरोना का क्वेश्चन है, हमारे करंट अफेयर्स में मिलेगा, इस पे आप गौर कीजिएगा। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, अब अंतरिक्ष कार्यक्रम में हम चंद्रयान के लिए क्या कर रहे हैं, मंगल के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कुछ नया है, ये पूरा अपने को पढ़ना है। आणविक कार्यक्रम, प्रमुख आणविक स्थल कौन से हैं और कहां कहां आणविक प्रोजेक्ट है ये स्थापित हुए हैं, ये भारत और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब देखिए ये टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसको हमेशा सार गर्भित पढ़ना चाहिए। जो अनुभवी कोई भी साथी हैं तो उनसे आपको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें पढ़े, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि भारत और विश्व में तो घटनाएं बहुत सी होती हैं, पर इनमें किन किन एरिया से क्वेश्चन उठते हैं वो अपने को ध्यान रखने होते हैं। जैसे आपको क्या करना है, आपको नोबेल पुरस्कार पढ़ने, आपको क्या पढ़ने हैं, अमेरिका का जो राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी तथ्य बने उनको आपको पढ़ने हैं। आपको रूस यूक्रेन विवाद से संबंधित बातें हैं, ये ध्यान रखनी है। यूक्रेन, देखिए यहां ये ध्यान रखना है कि अब क्या क्वेश्चन बनेंगे, रूस की राजधानी, रूस का प्रधानमंत्री, रूस का राष्ट्रपति महत्वपूर्ण, यूक्रेन की राजधानी, यूक्रेन की मुद्रा, यूक्रेन का राष्ट्रपति। अब ये नहीं है कि यूक्रेन और विवाद हो गया, ये विवाद क्या था, कैसे था, ये तो पता होना ही चाहिए अपने को, पर इनके साथ वहां की राजधानी, वहां की मुद्रा के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन उठेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन उठते हैं। अब भारत में क्या घटनाएं फिलहाल घटित हो रही हैं, इनकी चर्चा करनी है। भारत में प्रमुख जो पदाधिकारी है, भारत में प्रमुख पदाधिकारी, इन प्रमुख पदाधिकारियों का ध्यान रखना है। हालांकि इसमें लास्ट में दी गई हैं पुस्तकें ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसके बाद में ये घटनाएं और ये चीजें इसमें भी कवर होती है, इसी में कवर होता है टॉपिक, हालांकि अलग से लिखा हुआ है कि हाल ही में भारत में चर्चित व्यक्ति और स्थान, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट ये अपना आ गया कि भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की समकालीन घटनाएं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ हाल ही में कुछ नई चीज घटित हुई हैं, तो उसके बारे में जानकारी रखनी है। हाँ, ये वाले 3 है ना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मान, भारत की नवीन पुस्तकें और उनके लेखक, खेल और खिलाड़ी, इनमें 100% आपको 3 प्रश्न मिलेंगे। इन टॉपिक को आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन कितने आने हैं, 10 टॉपिक ज्यादा हैं, कुछ टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, पर इन लास्ट वाले तीनों से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इनको आप अच्छी तरह से पढ़ें, पुरस्कार और सम्मान पढ़ने हैं, पुस्तकों और लेखक पढ़ने हैं, खेल और खिलाड़ी पढ़ने हैं। अब खेल और खिलाड़ी में ओलंपिक आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, राजस्थान के खिलाड़ियों का और भारत के खिलाड़ियों का संबंध भी अपने को यहाँ से पढ़ना है, क्योंकि हमने क्या है कि भारत और राजस्थान दोनों का इसमें जीके को रखा है, ये हमारा करंट अफेयर्स रहता है। तो ये बड़ा हमारा था जिसपे हमने बात की मोटे तौर पर अपने इन 2 दिनों में। और कोई भी आपके क्वेश्चन है तो अपनी बात कर सकते हैं, नहीं तो अपने विराम देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। करंट जीके आप पढ़िए, आपका पेपर कब हो रहा है, अक्टूबर में, तो आप अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 तक पेपर से 15 दिन पहले तक का पढ़िए, और पेपर से 15 दिन पहले लास्ट है, उससे 1 साल पीछे का करंट जीके पढ़िए। और कोई क्वेश्चन आपके? जय श्री जय। हाँ हाँ, वो अब भविष्य में कोई ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल व्यवस्थित आएगा, टू द पॉइंट आएगा। कल कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी एक आधा हुआ था ना, ऐसा नहीं आएगा।